हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के जो सेकंड पेपर है, जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व के तत्व इस पेपर का नाम है। और इस पेपर के हम सेकेंड यूनिट 2 को, जिसमें हमें मानव का विकास एवं पुरातात्विक उत्खनन की जितनी भी विधियाँ, उन विधियों को हमें अध्ययन करना है। इससे पहले हमने यूनिट 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को की वीडियोज़ बना दिया। उसमें हमने देखा था पुरातत्व की परिभाषा, पुरातत्व का किस तरीके से विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध है, तथा पुरातत्व के यानी कि विकास किस तरीके से, उस सब चीज़ों को हमने यूनिट 1 में डिटेल में देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव का विकास किस तरीके से हुआ और उसके किस किस तरीके से चरण है। तो उस तरीके से मानव के विकास के प्रक्रम के विषय में देखना है और इसी यानी कि यूनिट में पुरातत्व उत्खनन की विधियाँ क्या हैं उनके विषय में पढ़ना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव का उद्भव एवं विकास किस तरीके से हुआ। तो 19वीं शताब्दी के 60वें दशक में जैव विकासवाद सिद्धांत के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद, यानी हो जाने पर, इस प्रकार मानव ने एक लंबा इतिहास प्राप्त कर लिया था। यानी कि जब जैव विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया गया तो एक इतिहास का जो सीमित काल था वो बढ़ गया। तो जीव जगत के अंतर्गत उसका एक अत्यंत लंबा वंश वृक्ष तैयार हो गया। होमो शब्द जो था मानव जीनस का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें सेपियंस स्पीसीज भी शामिल है। तो इस तरीके से मानव का जो उद्भव एवं विकास ये जैव विकास सिद्धांत पर आधारित है। आगे हम देखते हैं मानव का जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है ये 5 आधारों पर किया गया है: वर्ग, गण और वंश, श्रेणी और प्रजाति। इस तरीके से 5 वर्गों में इसमें वर्गीकरण किया गया है। अब हम देखते हैं मानव का उद्भव एवं विकास के विषय में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व, प्राचीन काल में जो 15 वर्ष मिलियन पूर्व के समय में 2 तरीके के प्रजातियां थी, डायोफिथिकस तथा रामाफिथिकस नाम के नर वानर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर पर बालों से भरपूर थे। और इसी में और एक चीज़ देखना है, उस समय का जो काल था, उस समय का जो टाइम पीरियड था, उसको प्लेस्टोसीन के युग के नाम से जाना जाता था। प्लेस्टोसीन के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है स्तनधारियों का युग। तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं इस स्तनधारियों का जो ये युग था, इसमें जो वानर यानी कि इसमें जो कुल प्रजातियां थी, वानर, लंगूर, गोरिल्ला, ओरंगटन और चिंपैंजी, इस तरीके से जीव जंतुओं का इसमें कुल वंश था। आगे हम देखते हैं कि मानव के उद्भव विकास इसी में से हुआ था और इसी में से मानव जो यानी कि वानर जो है, वानर से ही मनुष्य का उद्भव एवं विकास। तो यहाँ जो हमने देखा डायोफिथिकस और रामाफिथिकस, ये 2 शाखाएं थी, लेकिन डायोफिथिकस में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इस तरीके के वानर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन रामाफिथिकस जो था इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और ये आगे चलकर यहाँ पर आप देखते हैं रामाफिथिकस। तो इसमें जो परिवर्तन के पश्चात जो वानर थे, उन्हीं के वानरों का विकास हुआ एक स्तर पर। तो वानरों का जब विकास हुआ तो रामाफिथिकस 2 फिर श्रेणियों में बढ़ गए। एक यानी कि एक कुछ हिस्सा जंगलों में ही रह गए और कुछ उनकी प्रजाति मैदानी भागों में निकल गए। जो जंगल में रह गए वे महाकपि वर्ग कहलाए, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब रामाफिथिकस की जो दूसरी शाखा थी, जो मैदानी भागों में निकले थे, उनमें धीरे धीरे पारिस्थितिकी परिवर्तन के चलते धीरे धीरे उनके शरीर में परिवर्तन आया। तो जिसे हम ऑस्ट्रेलियोफिथिकस के नाम से जानते हैं, ये 2 पैरों पर चलने का प्रयास करने लगे। तो ऑस्ट्रेलियोफिथिकस जो थे, ये क्या होते हैं, मनुष्य का आदि पूर्वज कहलाता है। मनुष्य का आदि पुरुष जो होता है, आदि पूर्वज जो है, ऑस्ट्रेलियोफिथिकस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियोफिथिकस के बाद जो अगला यानी कि वंश आया, होमो हैबिलस, उसके बाद हिडलबर्ग, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रोमैग्नन और लास्ट में होमो सेपियंस यानी कि पूर्ण विकसित मानव का जन्म हुआ। इस तरीके से यानी कि मानव के उद्भव का विकास प्रक्रम रहा। अब देखते हैं हम एक एक के विषय में डिटेल्ड में। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलियोफिथिकस। अभी तक के पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर, यानी कि पुरातात्विक जो प्रमाण है उनके आधार पर मानव की आदि जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप में रहा। यानी कि सबसे पहला जो मनुष्य का विकास हुआ वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। हमारा निकटतम जो प्रथम पूर्वज माना जाता है वो ऑस्ट्रेलियोफिथिकस ही है। ठीक है, इस तरीके से ऑस्ट्रेलियोफिथिकस के विषय में इसकी शारीरिक जो बनावट थी, तो आजकल के एक सामान्य मानव की तुलना में ऑस्ट्रेलियोफिथिकस अपेक्षाकृत छोटे कद तथा लघु मस्तिष्क वाला था। उसकी जो औसत लंबाई यानी कि 1.20 मीटर से 1.4 मीटर तक थी। इस तरीके से ऑस्ट्रेलियोफिथिकस के विषय में आपको समझना। आगे हम देखते हैं होमो हैबिलस जो द्वितीय इसके उद्भव विकास में हुआ। तो होमो यानी कि होमो सीरीज का जो होमो श्रृंखला की शुरुआत इसी से होता है। यानी कि होमो हैबिलस जो है, होमो श्रृंखला की शुरुआत इसी श्रेणी से होता है। अगला देखते हैं इसमें, यह पहला मनुष्य है जिसने अपने आसपास की जो लकड़ियाँ थी उन्हें हड्डियों और पत्थरों को इकट्ठा कर हथियार बनाया। इन चीज़ों से हथियार बनाने का प्रयास किया। तो होमो हैबिलस ही सर्वप्रथम इन लोगों ने ही हथियार बनाना प्रारंभ किया। आगे हम देखते हैं इसे में हथियार का प्रयोग
हाथ का प्रयोग हथियार उठाने में सर्वप्रथम होमो हैबिलस ने ही किया था। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे, यानी कि मांस नहीं खाते थे, होमो हैबिलस। आगे हम देखते हैं जो अगला श्रृंखला थी होमो इरेक्टस। 1991 में जार्वा एवं पीकिंग में खोजे गए जीवाश्म के अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया गया। इसमें दो तरीके के जो विकास पाया गया, यानी कि जावा मानव और पीकिंग मानव, ये दो स्थलखंड है, जावा और पीकिंग। तो वहाँ के जो दो शाखाएं मिली है होमो इरेक्टस की। तो जावा मानव होमो इरेक्टस के जो श्रृंखला में पहला जो है जावा मानव, इसमें क्या हुआ, प्रथम बार आग की खोज की। उसके बाद जो इसमें जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे अस्थिपंजर प्राप्त हुई है, यानी कि इसका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो इसके सेलो नदी के तट पर इनके अस्थियां प्राप्त हुई, जिसे होमो इरेक्टस के मतलब कि साक्ष्य के रूप में ये नरभक्षी थे, यानी कि मनुष्य को भी खा सकते थे। आगे देखते हैं पीकिंग मानव जो होता है, यानी कि पीकिंग क्षेत्र में जो पाया गया होमो इरेक्टस के जो प्रजाति के मानव थे, तो आग का नियमित प्रयोग करते थे। इसमें बीजिंग से 4000 यानी कि 40 अस्थियां पंजर में प्राप्त हुई। ये नरभक्षी थे, हाथ का खुलकर प्रयोग करते थे। आगे हम देखते हैं इसकी शारीरिक जो बनावट है। होमो इरेक्टस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से कद में अधिक लंबा था। चेहरा तथा दांत छोटे थे तथा खोपड़ी मोटी हड्डी की थी। वह शिकारी होने के साथ नरभक्षी भी थे, यानी कि शिकार तो करते थे और साथ ही साथ मनुष्य को भी खा जाते थे। आगे देखते हैं कपाल गुहा की क्षमता, जो कपाल की कैपेसिटी थी वो 950 सीसी से 1050 सीसी के बीच थी। आगे हम देखते हैं जो अगला इसी का होमो की जो श्रृंखला अगली है निएंडरथल मानव, तो उसे देखते हैं। जो मानव विकास की जो अगली श्रृंखला निएंडरथल मानव, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 1856 ईस्वी में फ्यूराइट महोदय ने जर्मनी की निएंडरथल नदी से पहले जीवाश्म की खोज की, जिससे इसका नाम निएंडरथल मानव पड़ा। तो निएंडरथल इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि निएंडरथल नदी के तट पर इसके जीवाश्म की खोज की गई, वहाँ से एक साक्ष्य प्राप्त हुए निएंडरथल मानव के, इसीलिए इसका नाम निएंडरथल मानव पड़ा। आगे हम देखते हैं निएंडरथल मानव पहला सांस्कृतिक मानव था, जिसने संस्कृति अपनी, यानी कि उनके मकानों पर, उनके घरों पर एक संस्कृति के रूप में और चिन्ह पाया गया है। आगे हम देखते हैं इसी में आग का व्यापक एवं सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, यानी कि जो करता था वो निएंडरथल मानव ही सर्वप्रथम व्यापक रूप से आग का प्रयोग करना सीखा। आगे देखते हैं इसे, यानी कि इन्हें निएंडरथल जो मानव थे, इन्हें अक्षर भाषा का भी ज्ञान था। मृतकों को दफनाता था, यानी कि जो निएंडरथल मानव थे ये मृतकों को दफनाते थे और आत्मा की अमरता तथा पुनर्जन्म में विश्वास भी रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आवास क्षेत्र, मानव के आवास क्षेत्र को भूभाग के काफी उत्तर तक बढ़ाने का श्रेय निएंडरथल मानव को ही दिया जाता है। आगे और देखते हैं शव विसर्जन जो है, यानी कि जो मृत्यु ने मानव को सदा से ही सोचने और विचारने के लिए बाध्य किया है। मृतकों का अंतिम संस्कार वाला निएंडरथल प्रथम मानव था। शारीरिक जो बनावट है निएंडरथल मानव की, उसमें देखते हैं तो शारीरिक बनावट जो है, इसके जीवाश्मों में आदिम तथा विश्वसनीय शारीरिक विशेषताएं एक साथ दिखलाई पड़ती हैं। इसकी जो कपाल, यानी कि कपाल गुहा की औसत जो क्षमता है 1540 सीसी तक आंका गया है। आगे हम देखते हैं क्रोमैग्नन, यानी कि क्रोमैग्नन जो कि होमो सेपियंस फाइलिंस के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला पूर्ण मानव था। कपाल क्षमता आधुनिक मनुष्य से अधिक थी। स्थायी निवास बनाकर रहता था। खेती करना प्रारंभ कर दिया था। पहिए का आविष्कार कर लिया था और नाव से भी ये परिचित था। तो क्रोमैग्नन जो था ये काफ़ी, यानी कि होमो सेपियंस के करीब था, यानी कि एक पूर्ण विकास मानव के बहुत ही नज़दीक था। आगे हम देखते हैं उसके बाद एक जब पूर्ण विकसित मानव है तो उसे बोलते हैं होमो सेपियंस पूर्ण विकसित मानव। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है। आज से लगभग 40,000 से लेकर 10,000 वर्षों के बीच का समय मानव के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। आगे और देखते हैं इसी में हिमकाल के मध्यवर्ती समय में पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों में बहुत होमो सेपियंस का सहसा आगमन हुआ। उन्होंने पूर्ववर्ती और अवर निएंडरथल जनसंख्या का समूल नाश कर दिया, जिससे केवल होमो सेपियंस ही बचे और अंत में एक पूर्ण विकसित मानव का विकास हुआ, जिसे होमो सेपियंस के नाम से जाना गया। आगे हम देखते हैं इसकी जो शारीरिक बनावट है होमो सेपियंस की, तो मानव लंबे कद, यानी कि 1.80 मीटर से 2 मीटर तक के ऊंचे होते थे। सीधा खड़े होकर चलने वाले मानव सुसंगठित शरीर वाला प्राणी था, यानी कि मानव पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था उसमें। उसका सिर जो लंबा, चेहरा विशाल, नाक नुकीली तथा थोड़ी सुस्पष्ट थी। आगे हम देखते हैं कपाल गुहा की जो औसत क्षमता है 1350 सीसी है। आगे हम देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। इसी में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। आगे इसी में है पूर्ण विकसित मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, होमो सेपियंस कहा जाता है। तो इस तरीके से मानव के उद्भव, विकास एवं मानव का जो विकास हुआ, इस तरीके से हमने उस विषय में सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उन्हें हम देख लिया। अब हमें देखना है पुरातात्विक उत्खनन की विधियाँ, यानी कि पुरातात्विक उत्खनन की विधियाँ। यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, पुरातात्विक उत्खनन की विधि। तो इसे अब देखते हैं। तो पुरातात्विक उत्खनन विधि होती क्या है, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण की विधियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत पद्धति और दूसरा है वैज्ञानिक विधि। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं परंपरागत जो पद्धति है, पुरावशेषों और पुरानिधियों को खोजने की यह अपेक्षाकृत एक पुरानी पद्धति है। यह विधि सरल और कम खर्चीली होती है। इसमें
जो इसमें अन्वेषण की इस विधि के अंतर्गत आकस्मिक खोज, सहसा प्राप्त सामग्री, यानी कि इस जो परंपरागत पद्धति है इसमें पुरावशेषों और पुरा निधियों की खोज की यह अपेक्षाकृत एक पुरानी पद्धति है। यह विधि जो है एक सरल और कम खर्चीली है। इसमें इसके अंतर्गत कई सारी विधियाँ आती हैं, जैसे इसमें आकस्मिक खोज के से यानी है, और इसमें सहसा प्राप्त सामग्री के आधार पर और तल चिन्ह संकेत के आधार पर, स्थानीय विवरण के आधार पर और साहित्यिक विवरण के आधार पर उस चीज़ के यानी कि उस क्षेत्र के पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाते थे। आगे हम देखते थे यानी कि अब इसी में हम देखेंगे एक एक को विस्तृत रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकस्मिक खोज। तो आकस्मिक खोज क्या है? प्रायः ऐसा होता है कि कहीं जाते जोतते या खोदते, नींव काटते आदि किसी दूसरे कार्य को करते हुए कोई पुरातात्विक संकेत या सामग्री मिल जाती है, तो इस प्रकार के क्रियाकलाप से अनायास ही जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसे आकस्मिक खोज कहा जाता था, जिसके कारण उस क्षेत्र के विषय में पुरातात्विक जानकारियाँ प्राप्त होती थी। आगे हम देखते हैं जो तल चिन्ह संकेत है, मानव के आवास एवं अन्य क्रियाकलापों के संकेत चिन्ह पुरा स्थलों के ऊपर सतह पर कभी कभी बिखरे हुए मिलते हैं, यानी कि सतह पर ही कभी कभी बिखरे हुए मिलते हैं। जैसे कि हड़प्पा का जो खोज हुई, हड़प्पा संस्कृति का पता जो चला, इसी रूप में पता चला। आगे हम देखते हैं स्थानीय विवरण। तो स्थानीय विवरण क्या है? तो बहुत से स्थानों में वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ के राजा, प्रशासन आदि का पता चलता है उन लोगों के द्वारा। आगे हम देखते हैं साहित्यिक विवरण। तो किसी देश के प्राचीन उपलब्ध साहित्यिक साक्ष्यों एवं यात्रियों के विवरण आदि के आधार पर ऐतिहासिक काल के पुरावशेषों की खोज की जा सकती है। तो साहित्यिक साक्ष्य भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक अध्ययन के लिए है। तो यानी कि किसी भी पुरातात्विक अध्ययन के लिए साहित्यिक साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम देखते हैं वैज्ञानिक जो पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति उत्खनन में किस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो विज्ञान की बहुमुखी प्रगति के फलस्वरूप पुरा स्थलों के खोज की अनेक विधियों का विकास संभव हुआ है। वैज्ञानिक विधियां अधिक सटीक और अप्रयुक्त हैं। प्रमुख जो वैज्ञानिक विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि हवाई छायांकन, लौह सलाखा और ध्वनि द्वारा, मेटल डिटेक्शन के द्वारा, विद्युत प्रतिरोध मापक द्वारा, मैग्नेटोमीटर द्वारा, मृदा विश्लेषण द्वारा और समुद्र तलीय सर्वेक्षण। इस तरीके से ये कई सारी वैज्ञानिक विधियाँ थी, वैज्ञानिक पद्धतियाँ विधियाँ, इनके माध्यम से उत्खनन कार्य को सफल बनाया जाता था। आगे हम देखते हैं एक एक और। तो सबसे पहले देखते हैं हवाई छायांकन क्या है। इसमें हवाई जहाज पर बहुत शक्तिशाली फोटो कैमरा लगाया जाता है, और जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो एक बड़े क्षेत्र का फोटो उसमें उतार आता है। इस छायांकन में उपज के दृश्य जो पृथ्वी तल का स्वरूप, मृत भांडों के टुकड़े का फैला होना, पुरावशेषों का उजागर होना आदि स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो फोटो लिए होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। आगे हम देखते हैं लौह सलाखा का प्रयोग करना। तो एक टी आकार की सरिया एक बड़े क्षेत्र में कई स्थानों पर धंसाकर पता लगाना। यदि सरिया हर जगह बाधित हो रहा है तो बाधित होता है तो धंसने में तो उसका बड़े सतह पर उत्खनन कार्य किया जाता है। ध्वनि द्वारा, उसके बाद जिस स्थान पर पुरानी सभ्यता के अवशेष भूमि में छिपे रहते हैं वहाँ की मिट्टी कसी और भारी होती है। जहाँ कुछ अंदर होता है वहाँ से आवाज़ भारी निकलेगी, और जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ आवाज़ हल्की निकलेगी। इस तरीके से सर्वेक्षण किया जाता था। आगे हम देखते हैं मेटल डिटेक्शन द्वारा। यह एक यंत्र है जिसको रखते ही जहाँ कहीं भी धातु की सामग्री अंदर होगी तो उसके कारण यह एक प्रकार की आवाज़ करने लगेगा, जिससे धातु का पता चल जाता है। आगे देखते हैं विद्युत प्रतिरोध मापक। यह एक यंत्र है जिसके द्वारा पृथ्वी तल में विद्युत धारा के प्रवाह को मापा जाता है। इसमें दो बिंदुओं के बीच विद्युत का प्रवाह मार्ग आकर वहां पुरावशेष होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से विद्युत प्रतिरोध मापक क्या है कि यह एक यंत्र है जिसके द्वारा पृथ्वी तल में विद्युत के प्रवाह को मापा जाता है। इसमें दो बिंदुओं के बीच के प्रवाह का मार्ग आकर अनुमान यानी कि पुरावशेष होने का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे और हम देखते हैं जो अगला है इसका वर्गीकरण में मैग्नेटोमीटर। यह क्या है? यह एक चुंबकीय यंत्र है। मैग्नेट का कार्य होता है कि जिसमें खिंचाव की शक्ति होती है। इससे बना यह यंत्र पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाता है। इस मीटर को लगाने पर खिंचाव सामान्य स्थल की ओर की रेखाएं बनने लगती हैं। जैसे जैसे इसको क्षेत्र में घुमाते जाएंगे इसमें रेखाओं का उतार चढ़ाव धरातल के जमाव के अनुसार बदलने लगता है। इसी को देखकर भूमिगत के जमाव के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटोमीटर का उपयोग किया जाता है यानी कि पुरातात्विक उत्खनन कार्य में। आगे हम देखते हैं इसी का जो अगला वैज्ञानिक पद्धति में है मृदा विश्लेषण। मिट्टी में कुछ रासायनिक तत्व नियंत्रित मात्रा में प्रकृति में प्रदत्त होते हैं। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसमें मिट्टी के भीतर कोई वस्तु खुले क्षेत्र में यदि जमा हो जाए तो इसकी मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यानी कि मृदा विश्लेषण में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो नियंत्रित मात्रा में प्रकृति में प्रदत्त होते हैं, जैसे कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसमें मिट्टी के भीतर कोई वस्तु खुले क्षेत्र में यदि जमा हो जाए तो इसकी मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से वहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो अंतिम है समुद्र तलीय सर्वेक्षण।
तो समुद्र का आकार बढ़ता घटता रहता है। आज आज जहाँ सूखा है कभी वहाँ समुद्र रहा होगा, जहाँ समुद्र है कभी वहाँ सूखा रहा होगा। अतः हमारी बहुत सी सभ्यताएं जो कभी ऊपर थी वो आज समुद्र के गर्भ में है। उनका पता लगाने के लिए एक यंत्र यानी कि बेतिस केपलस का आविष्कार किया गया, जो समुद्र तल के अंदर के पुरास्थलों का ज्ञान कराता है। जैसे कि इस विधि का प्रयोग करके कृष्ण की द्वारिका का SR राव ने पता लगाया था। तो कृष्ण की जो द्वारिका है वो इस समय समुद्र के तल के अंदर है, जिसका SR राव ने इसी विधि के द्वारा पता लगाया था। आगे हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है आधुनिक विधि। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक विधि, परंपरागत विधि देखा। अब आधुनिक विधि में, क्योंकि इन विधियों में कई सारे दोष थे, तो इसलिए आधुनिक विधि जो आई उसे हम देखते हैं। तो आधुनिक विधि में क्या है, उत्खनन की पूर्व जो विधियां का प्रयोग करते थे वो दोषपूर्ण होते गए। वास्तविकता के समीप पहुंचने के लिए नई विधियों का क्रमशः आविष्कार होता गया। आज प्राचीनतम रूप में उत्खनन विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनको प्रमुख दो रूपों में वर्गीकरण या वर्गों में रखा जा सकता है। पहला लंबवत उत्खनन और दूसरा है क्षैतिज उत्खनन। ये क्या होते हैं इसे देखते हैं। तो लंबवत उत्खनन क्या है, इसमें निर्धारित क्षेत्रों में खुदाई प्रारंभ करके तब तक वहां खुदाई करते हैं जब तक कि उत्खनन अप्रयुक्त भूमि पर न पहुंच जाए। अप्रयुक्त भूमि का मतलब क्या है, अप्रयुक्त भूमि से अभिप्राय उस भूमि से है जहां से नीचे सभ्यता के चिन्ह मिलने बंद हो जाते हैं। तो सभ्यता के यानी कि नीचे के सभ्यता के जो चिन्ह है मिलने बंद हो जाए वो अप्रयुक्त जगह, तो उस क्षेत्र तक आपको खोदते जाना है लंबवत दिशा में, यानी क्षैतिज लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर के ऊपर से नीचे तक खोदते जाना है। यानी कि यह खुदाई ऊपर से नीचे की ओर की जाती है, अतः इसे ऊर्ध्वाधर या खड़े बल या अथवा लंबवत उत्खनन कहते हैं। विशेष रूप में किसी भी स्थान पर सभ्यता के क्रम को जानने के लिए लंबवत उत्खनन ही किया जाता है। इसमें पता चलता है कि कितनी सभ्यताएं यहाँ किस क्रम में थी। तो इससे यानी कि लंबवत उत्खनन बहुत ही महत्वपूर्ण ये यानी कि पुरातात्विक उत्खनन की विधियों में है। इसमें यह निर्धारित यानी कि विशेष रूप से किसी भी स्थान पर सभ्यता के क्रम को जानने के लिए लंबवत उत्खनन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि कौन सी सभ्यता किस क्रम में विकसित हुई। आगे हम देखते हैं जो दूसरा है क्षैतिज उत्खनन विधि। तो इस विधि में देखते हैं, इसमें जो स्थान उत्खनन हेतु चुना जाता है उसमें उसके विस्तृत भाग में खुदाई कराई जाती है। क्षैतिज का अर्थ है पूरा विस्तार या फैलाव या चौड़ाई, यानी कि एक विस्तृत भाग में। क्षैतिज उत्खनन का उद्देश्य है किसी एक स्थान पर सभ्यता का विस्तार संपूर्ण रूप से अथवा उस अधिकृत क्षेत्रों में उस काल की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप में देखने का प्रयास किया जाना। तो क्षैतिज उत्खनन क्या है, इसमें जो स्थान उत्खनन हेतु चुना जाता है वहाँ उसके विस्तृत भाग में खुदाई कराई जाती है। क्षैतिज का अर्थ है कि पूरा विस्तार, फैलाव या चौड़ाई। क्षैतिज उत्खनन का मुख्य जो उद्देश्य होता है किसी एक स्थान पर सभ्यता का विस्तार संपूर्ण रूप से अथवा उस अधिकृत क्षेत्र में उस काल की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से देखने का प्रयास किया जाना। ठीक है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है, लंबवत एवं क्षैतिज जो उत्खनन है उनमें परस्पर पारंपरिक संबंध होते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, मतलब कि एक ही दूसरे के पूरक होते हैं उत्खनन और क्षैतिज विधियां। आगे हम देखते हैं और अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा पुरातत्व यानी कि भारतीय जो पुरातत्व उत्खनन की जो विधियां थी उन्हें देखा अभी तक। लेकिन अब हम देख रहे हैं भारतीय पुरातत्व में जो उत्खनन के बाद जो प्राप्त हुआ उसकी तिथि निर्धारण करने की विधियां। तो तिथि का निर्धारण कैसे किया जाएगा उसके विषय में अब हम देखते हैं। तो भारतीय पुरातत्व में सापेक्ष तिथि निर्धारण क्या है, सापेक्ष तिथि क्या होता है, इसे सबसे पहले देखते हैं। तो इस विधि में तिथि को निश्चित रूप में नहीं दिया जा सकता, परंतु प्राप्त सामग्रियों के घटनाक्रम के आधार पर निश्चित की जाती है। अतः प्राप्त सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही तिथि क्रम में रखा जाता है। तिथि क्रम में रखा जाता है, इसका फिक्स डेट नहीं रख सकते। इस प्रकार विभिन्न कालों के जमाओं का परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है तथा भिन्न भिन्न स्तरों की तिथि दी जा सकती है। इस प्रकार के सभी परिणाम इस विधि द्वारा ज्ञात कर पाना संभव है। इस विधि के सिर्फ निम्न प्रकार के तिथि का निर्धारण किए जा सकते हैं। किस तरीके के तिथि निर्धारण किए जा सकते हैं वो आगे बताएंगे। तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं। इस विधि में तिथि को निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता है, परंतु प्राप्त सामग्री के घटनाक्रम के आधार पर निश्चित की जा सकती है। घटनाक्रम के आधार पर तिथि को निश्चित किया जा सकता है। अतः प्राप्त सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही तिथि क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार विभिन्न कालों के जमाओं का परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है तथा भिन्न भिन्न स्तरों की तिथि दी जा सकती है। इस प्रकार के सभी परिणाम इस विधि द्वारा ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। इस विधि से निम्न प्रकार की तिथि का निर्धारण किए जा सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला जो तिथि निर्धारण है वो स्तरीकरण के आधार पर। तो ये स्तरीकरण का मतलब क्या है कि एक सतह मतलब कि एक सतह के नीचे दूसरी सतह यानी कि दूसरी सभ्यता यानी कि जब लंबवत खुदाई करेंगे तो कई सारी सतहें प्राप्त होगी। उन सतहों में सभ्यता का जिस क्रम में विकास हुआ होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से तो इस प्रकार के विधि में पृथ्वी के अंदर हुए विभिन्न जमाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जमाव एक निश्चित कालक्रम में हुए या निर्माण या बनावट को दर्शाता है।
आगे हम देखते हैं जो प्रारूप प्रणाली है ये क्या है। इस विधि द्वारा पुरावशेषों को का निश्चित सीमा के अंतर्गत आकार प्रकार का अध्ययन किया जाता है। पूरा स्थल से प्राप्त एक ही प्रकार की दो वस्तुओं को की आपसी तुलना के पश्चात तथा तकनीकी आदि की समानता असमानता आदि का अध्ययन करने के पर तिथि निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रारूप प्रणाली। अगला हम देखते हैं पूरा जैविकी। तो पशुओं की हड्डियां विभिन्न काल के उपकरणों के साथ प्राप्त होती हैं। इससे तिथि के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं जो अगला है, इसमें है जो अगला है तिथि निर्धारण में निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि, वो सापेक्ष विधि थी, ये निरपेक्ष विधि है, ये फिक्स्ड है, ये निश्चित होता है काफी। तो निरपेक्ष विधि तिथि निर्धारण विधि है। इसके द्वारा किसी पुरातात्विक वस्तु की तिथि वर्षों की संख्या विशेष की परिप्रेक्ष्य में निश्चित कर सकने में सफलता मिल सकती है। यानी कि सफलता मिल सकती है किस क्षेत्र में, उसके तिथि के निर्धारण में। तो निरपेक्ष विधि तिथि निर्धारण विधि है। इसके द्वारा किसी पुरातात्विक वस्तु की तिथि वर्षों की संख्या विशेष की परिप्रेक्ष्य में निश्चित कर सकने में सफलता मिल सकती है। इस वर्ग की भी अपनी विधाएं जो अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक पद्धति कही जा सकती है। ये शुद्ध रूप से वैज्ञानिक परीक्षण पर निर्भर होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है यानी कि रेडियो कार्बन C14 तिथि निर्धारण प्रणाली। कार्बन 14 द्वारा निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, तो इसे हम देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परतों के ऊपर ब्रह्मांड की कई सारी रश्मिकाएं प्रहार करती हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहला C14 जो क्या है। C14 वास्तव में एक विशिष्ट नाइट्रोजन आइसोटोप का परिवर्तित रूप होता है। इसमें और देखते हैं C14 सक्रिय जो है, इसकी मात्रा पृथ्वी पर 80 टन है। ब्रह्मांड में विकिरण द्वारा प्रति वर्ष 20 पाउंड रेडियो कार्बन उत्पन्न होती है। लिबी के अनुसार, लिबी ने ही सर्वप्रथम C14 का उपयोग पुरातत्व के सर्वेक्षण में किया था। तो लिबी के अनुसार सभी प्राणियों में C14 की मात्रा जो होती है समान होती है। जब कोई शरीर निर्जीव हो जाता है तो उसी समय उसमें C14 को आत्मसात करने का कार्य समाप्त हो जाता है। जब तक कि C14 शरीर में से एकदम समाप्त न हो जाए यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन C14 में सक्रियता न होने के कारण इसका विघटन नहीं होता। C14 के विघटन की प्रक्रिया निश्चित काल के अनुसार होता है। तो निश्चित काल के अनुसार इसका धीरे धीरे विघटन होता है। उसी के आधार पर, उसी की मात्रा के अनुसार इस चीज़ को पता लगाया जाता है कि ये कितना वर्ष पुराना है। तो C14 जो है यानी कि कार्बन 14 की विशेषताएं हम देखते हैं। तो कार्बन 14 की जो विशेषता है इसमें पहले देखते हैं। इस विधि द्वारा 70,000 वर्ष से अधिक प्राचीन वस्तुओं की तिथि का निर्धारण नहीं हो सकता है। आगे और देखते हैं विशेषताएं। और इसमें जो दूसरी विशेषता, तिथि निर्धारण के क्षेत्र में इस विधि के ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। संसार के सभी देशों में C14 विधि का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। और देखते हैं इस विधि से किए गए प्रयोग का परिणाम विश्वसनीय होता है। और C14 के विषय में एक शॉर्ट में अगर पूछे तो C14 विधि एक प्रकार की भौतिक रासायनिक विधि है। किसी भी जैव पदार्थ काल उसकी रेडियो कार्बन की मात्रा के सहारे निर्धारित करने में यह नवीन प्रणाली अधिक सक्षम एवं उपयोगी है। तो C14 एक प्रकार की भौतिक रासायनिक विधि है जो किसी भी जैव पदार्थ काल उसकी रेडियो कार्बन की मात्रा के सहारे निर्धारण करने में नवीन प्रणाली अधिक सक्षम एवं उपयोगी है। तो इस तरीके से हम C14 के विषय में देखें। तो इस तरीके से हमने यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमने देखा। इससे यानी कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 की वीडियोस को भी बना दिया है। इसमें जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उसको हमने अध्ययन किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो और इसके बाद हम जस्ट यूनिट 3 की भी वीडियो लाएंगे, तो आप उसे भी अवश्य देखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। हम जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।